बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, कुछ अपसेट भी हो रहे हैं, कुछ टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकती। आज भी कुछ दो टीमें ऐसी थी जिनको लगता था कि हमें क्वालिफाई करेंगी बट नहीं कर सकी। इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ है ज़ाहिर बदर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ दे रहे हैं शेर वारिस साहब। आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, मैचेस मेरा ख्याल है बड़े कांटेदार, बड़े एक्साइटिंग किस्म के हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जो भी जस्ट अभी मैच कुछ देर पहले ख़त्म हुए। पहले घाना वर्सेस यूरुग्वे की बात करते हैं। लगता यही था कि यूरुग्वे बड़ी ज़बरदस्त साइड है और मैच जीत जाएगी, बट घाना भी हम देख रहे थे कि बड़ा अच्छी फ़ुटबॉल खेल रही है। कैसे देखते हैं इस मैच को आप? जिस तरह क्रिकेट के बारे में लोग कहते हैं कि कमज़ोर दिल वालों के देखने वाला खेल नहीं है, जिस तरह फ़ुटबॉल के बारे में मैं तो समझता हूँ कि जो हम इधर बैठे, हालांकि हमारी टीम्स इन्वॉल्व नहीं होती इन मैचेस में, हम आखिरी 10-12 मिनटों में जब ये ग्रुप स्टेजेस के आखिरी हो रहे हैं, कभी कोई ग्रुप टीम आगे जा रही है, कभी कोई नीचे जा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि जो उनके अपने लोग हैं, जो उनकी कौम, जो उनके उन मुल्कों के लोग, उन पर क्या गुजरती होगी। अब देखिए, पहले वो नज़र भी आ रहा होता है उनके स्टेडियम में, उनके जज्बात और उनके एक्सप्रेशंस देख के कि उनके ऊपर क्या। कुछ टीमों को आपने देखा जब वो क्वालिफाई नहीं कर सके, उनके प्लेयर्स का रोना और उनका वो एंगरनेस देखें, फिर उनके स्पेक्टेटर्स थे जो उधर आए थे लोग, उनकी भी यही कंडीशन। और अब विद इन मिनट्स ऐसे चेंज होती है सिचुएशन। हाँ। आप देखिए यूरुग्वे वर्सेस घाना जी, इस पे हम बात करते हैं। जब यूरुग्वे 2-0 लीड कर रहा था जी, उस टाइम, जब तक साउथ कोरिया ने दूसरा गोल नहीं किया था इनके खिलाफ, पोर्चुगल के खिलाफ, एक और इमोशंस थे यूरुग्वे सपोर्टर्स के, टीम के। जैसे साउथ कोरिया ने दूसरा गोल किया और लीड में आ गया, उनके और इमोशंस थे। तो विद इन सेकेंड्स ऐसा कह लें कि कभी कोई टीम आगे निकल आती है, कभी कोई ऊपर चली जाती है। बहुत ही एक्साइटिंग और बड़ा हमने कल बात की थी 2010 के वर्ल्ड कप की। जी ऐसे ही। और आई थिंक वहाँ पे जो कारमा है वो एक फुल राउंड सर्कल उसने किया है, और यूरुग्वे जो है वो घाना ने उनको बाहर करने में पूरी अपनी जो है ना वो लाइक मेहनत की है ऐसे ही। और आई थिंक घाना इसके अंदर, हम यूरुग्वे और साउथ कोरिया की बात करें, हम मेरे ख्याल इस टाइम पे एक्साइटमेंट ना घाना को हम साइड पे कर देंगे, लेकिन आई थिंक घाना के ऊपर बात करना ज़रूरी है। ऑल दे नीडेड वाज अ ड्रॉ, यूरुग्वे नीडेड टू विन। और आई थिंक घाना ने पिछले 2 मैचेस के अंदर बहुत अच्छा खेला है और उन्होंने 2-2, 3-3 गोल किए हैं। ये पहला मैच है जहाँ पे उनको चाहिए था 1 गोल करना या ड्रॉ करना, और वो कुछ भी नहीं कर सके। वो बिल्कुल ऐसे ही। वो आई थिंक वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आए, उन्होंने उस तरीके से नहीं खेला। आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो टीम ड्रॉ के लिए जाती है वो फंसती है कहीं ना कहीं। मैच को एनालाइज करें, आप देखें क्रिकेट में जब आप किसी मेन प्लेयर का कैच छोड़ देते हैं, उससे ऐसा ये होता है कि फील्डिंग टीम में पूरी डिमोरलाइज हो जाती है और बैटिंग टीम को लिफ्ट मिलती है। आज वही वाला इंसिडेंट हुआ जब पेनल्टी मिस की। फुटबॉल में भी जब आपकी अपोजिंग टीम पेनल्टी मिस करती है, ना सिर्फ जो अपोजिंग टीम है उसके सारे प्लेयर्स डिमोरलाइज भी होते हैं, और जो आपकी अपनी टीम होती है उसे एक किस्म का लिफ्ट मिल जाता है जी। आज जब पेनल्टी से पहले घाना बहुत बेहतर खेल रही थी उरुग्वे से, लेकिन पेनल्टी मिस ने ऐसा उनकी साइकोलॉजिकली अपसेट किया कि उसके फौरी बाद उरुग्वे ने ऐसा उनको अटैक मारे और लिफ्ट हुए और फौरी बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 2 गोल कर दिए। डियार्स कैटा, पहला गोल बहुत अच्छा था, सुआरेज ने उसने कह लें कि शॉट मारी, कीपर ने उसको रोक लिया लेकिन दूर तक नहीं उसको फेंक सके। ही वाज द फर्स्ट टू रिएक्ट और उसने फौरी उसको किया। और दूसरा गोल वो भी सुआरेज का, कह लें कि सुआरेज का बड़ा इसमें क्रूशल रोल था, उसने फ्लिक ऑन किया और उस पर फौरी उसने डियार्स कैटा ने बहुत अच्छी शॉट मारी। आई थिंक उसके अंदर जहाँ पे घाना डिमोरलाइज हुए, अपनी एक वो विन को सर्टेन या काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकते थे, वहाँ पे ये पेनल्टी जो थी वो बड़ी 50-50 थी। ये बहुत ही ज़्यादा कंटेस्ट हुई। आप देखें यूरुग्वे के प्लेयर्स ने कम से कम 4 मिनट के लिए जो है वो कीपर रेफरी को सराउंड किया आफ्टर ही गेव द पेनल्टी, और उसके बाद आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर इन यूरुग्वे कि यार ये पेनल्टी हमें, इवन तो हमने बचा ली है लेकिन कंसीड हमें ये हुई है। तो आई थिंक वो उन्होंने काफ़ी प्रेशर उस टाइम पे डाला था। देखें तो स्टैट वाइज अगर देखें, शॉट ऑन गोल भी देखें तो 10-12 है, 2 का फ़र्क है, पोजेशन भी 49-51 है। ओवरऑल देखा जाए तो घाना ने बुरा नहीं खेला, बड़ा मैच फंसा के रखा, बट समहाउ कहीं जैसे लगता था कि कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ थे, थोड़े टिमिड थे शायद। हम डिफेंसिव अप्रोच जिस तरह आपने शुरू में कहा, तो वही अप्रोच ही उनको ले बैठी शायद। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा, जो पेनल्टी मिस था ना वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से वो उठ नहीं सके। उसके बाद उरुग्वे ने फौरी उनको लिफ्ट मिला, उन्होंने 2 गोल किए और शायद ये उरुग्वे की इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। पहले 2 मैचेस में वो पोर्चुगल के खिलाफ भी हारे, उसके अलावा
जो पहला मैच था उनका साउथ कोरिया का वो भी ड्रॉ हुआ, तो उनकी बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने गेम Performance की। की, आज जी। उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और दे वर वेल डिजर्व्ड विनर। इवन इन द सेकंड हाफ गाना डिड नॉट लुक लाइकली टू स्कोर और बहुत मुश्किल लग रहा था कि घाना के लिए वापस आना। बिल्कुल मेरे ख्याल में जहाँ उरुग्वे से जो गलती हुई है वो यही हुई थी, जब वो 2-0 जीत रहे थे उन्होंने शायद एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि साउथ कोरिया भी हरा सकता है पोर्चुगल को। उस टाइम वो लीड अपनी बढ़ा सकते थे, अगर वो मार्जिन बढ़ा देते तो शायद वो भी क्वालिफाई कर जाते। बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक यहाँ पे उनकी मैनेजमेंट या कोच की तरफ से कम्युनिकेशन जो है ना, दैट इज़ द रियल इशू। बिकॉज एट द एंड हुआ सिर्फ यही है कि उस टाइम पे ड्रॉ हो चुका था सेकेंड हाफ जी। में दूसरे मैच का, तो उनको पता था कि साउथ कोरिया को सिर्फ एक और गोल चाहिए और आखिरी मिनट में जाके वही हुआ। ये मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कोच की तरफ से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है कि भाई आप करें आप लें, वरना अभी तक हम नॉट। एंड आई थिंक सेकंड करूंगा इजहार को कि दे जस्ट बैक्ड ऑफ अ लिटिल बिट। और मेरा ख्याल है हम ये देख रहे हैं कि इतनी माइन्यूट चीज़ें भी कई दफ़ा मैटर करती हैं। एक एक गोल, एक एक ऐसा, जैसे हम येलो कार्ड की कल बात कर रहे थे, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं सफ़र करवा सकती अभी हैं। भी यही हुआ है कि अभी गोल डिफरेंस इनका सेम है जी। और पॉइंट्स भी सेम है, और क्योंकि साउथ कोरिया ने 4 गोल स्कोर किए हैं वर्सेस यूरुग्वे के 2 गोल स्कोर, स्कोर हैं तो बिल्कुल वो ऐसे ही। साउथ कोरिया आगे चली गई। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही अब थोड़ी दूसरे मैच की भी बात कर लेते हैं। साउथ कोरिया वर्सेस पुर्तगाल का जो खेला गया, आप दोनों को बिल्कुल वेल डन कहना चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि हमें लगता है कि साउथ कोरिया भी जीतेगा, जापान भी जीतेगा, तो उस पर थम्स अप जी, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई। साउथ कोरिया ने वही पेस रखा और जिसमें पहले गोल कंसीड हो गया, उसके बाद बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेशर एक बिल्डअप करके रखा। और उन्होंने, जिस तरह हमने कल बात कर रहे थे, ये जापान ऐसे ही फुटबॉल खेलते हैं, रुकते नहीं हैं, ये उसी एक पेस के साथ जाते हैं। आल्दो के छोटा मोटा अपसेट तो कहना ही चाहिए इसे, लेकिन वो बड़ा आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेली। छोटा मोटा अपसेट नहीं, ये भी बहुत बड़ा अपसेट है। आप देखें पोर्चुगल बड़ी डोमिनेंट टीम है, हाईली रैंक टीम है, 9 नंबर रैंक है, साउथ कोरिया 28 नंबर। पर इवन अगर आप गेम में देखें, पोर्चुगल ने 5-6 चेंजेस लेके आए। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कल इसी बारे में हम डिस्कस करते रहे कि जब कोई टीम क्वालिफाई कर जाती है, उनके कोचेस की कोशिश होती है कि जो मेन प्लेयर्स हैं उनको हम रेस्ट करें ताकि अगले मैचेस में वो अवेलेबल हो। अच्छा, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मैं इसका स्टांस आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे साउथ कोरिया वर्सेस पुर्तगाल मैच की। जैसे हमने देखा कि बड़ा अच्छा फुटबॉल खेली साउथ कोरिया ने और उनके लिए मस्ट विन वाली ये गेम थी। बट कैलकुलेशन भी बड़ी अच्छी होगी उनके लिए। जो गोल स्कोर की भी हमने बात की, वो भी उन्होंने जो चाह मिल गया। आप कैसे देखते हैं इस पूरी परफॉर्मेंस को? पोर्चुगल, जिस तरह अभी पहले इजहार ने ब्रेक से पहले बात की थी, पोर्चुगल ने कुछ चेंजेस की थी। नेचुरली दे वर थ्रू, दे जस्ट नीडेड 1 पॉइंट टू टॉप द टेबल। अभी टॉप तो कर ही गए वो। नहीं, अभी जो है वो, हाँ अभी भी टॉप पे ही है, 6 पॉइंट है, 2 मैच जीते थे पहले तो। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ, बाकी जब उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस और 2-3 और अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दिया, लेकिन रोनाल्डो ने रेस्ट नहीं किया। रोनाल्डो वाज सबड ऑफ इन द 70th मिनट, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। उनका स्टार प्लेयर है, बट आई थिंक वो रोनाल्डो खुद खेलना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने किया। कई दफ़ा होता है कि मैच प्रैक्टिस भी आप नहीं छोड़ना चाह रहे होते, एक रिदम भी अपना कंटिन्यू रखना चाह रहे होते हो। तो इसमें उन्होंने शुरू में पोर्चुगल ने बड़ी अच्छी मूव करके राइट साइड से होटा ने गोल कर दिया, और उसके बाद जो है वो, बट पोर्चुगल उसके बाद मुझे ज़्यादा मैच के अंदर नज़र नहीं आई। इट वाज मोस्टली साउथ कोरिया जिन्होंने प्रेस किया, बिकॉज वो उनको ड्राइव भी ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि वो उसको मैच को आगे लेके जाएं। इंटरेस्टिंगली इनफ ये दोनों मैचेस साथ साथ हो रहे थे, और ये ऑलमोस्ट 1 मिनट का फ़र्क था। मैं थोड़ा सा आपको उस चीज़ के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ कि ये कैसे ग्रुप की स्टैंडिंग्स जो है ना, वो ऊपर और नीचे हो रही थी। तो पोर्चुगल था टॉप पे, अब सेकंड पे पहले जो है वो घाना था। तो मैच के स्टार्ट से लेके 26 मिनट तक घाना वाज क्वालिफाइंग, बिकॉज स्कोर जो था वो 0। अच्छा, उसके बाद 26 मिनट पे यूरुग्वे ने गोल किया, तो अब यूरुग्वे जो है वो क्वालिफाई करना शुरू कर दिया। उसके 1 मिनट बाद साउथ कोरिया ने गोल किया, उस टाइम पे फिर साउथ कोरिया क्वालिफाई करना शुरू ऐसे ही। फिर जहाँ 27 मिनट से लेके 32 मिनट तक साउथ कोरिया जो है वो क्वालिफाई कर रहा था, फिर 32 मिनट पे यूरुग्वे ने गोल कर दिया, और फिर यूरुग्वे जो है वो क्वालिफाई करता रहा टिल द 90th मिनट, और 90th मिनट पे जाके साउथ कोरिया ने। इससे मुझे याद आ रहा है कि वो जब याद होगा पाकिस्तान अपने ग्रुप टेबल में वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे थे, लास्ट बॉटम पे था, और फिर आखिरी मैच में जब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और हमने अपना मैच जीत लिया बांग्लादेश से, तो हम कुछ 3-4 घंटे के लिए वी वर ऑन द टॉप। ऐसा ही है। तो वो दोनों फुटेजेस चलती रही पैरेलल कि वी आर ऑन द बॉटम लास्ट संडे, इस आज हम नंबर टॉप पे हैं,
अपने ग्रुप में, तो ये बड़ी ब्यूटी है स्पोर्ट की। विद इन सेकेंड्स, विद इन Within मिनट्स second, yeah. सारी पिक्चर ही चेंज हो जाती है। और अगर हम इस मैच पे बात करें साउथ कोरिया वर्सेस पोर्चुगल में, जी सेकेंड हाफ में साउथ कोरिया ऐसा लग रहा था कि थक गए हैं, इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, इनके जिसको पंजाबी में कहते हैं दाने मुक गए हैं। अच्छा लेकिन ऐसा हुआ कि बाय 92nd मिनट, और दैट गोल वाज टोटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। यस आप एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लोग हॉन्ग मिन सन को फॉलो करते हैं वो उन्होंने देखा होगा कि टॉटनहम के साथ भी इन्होंने बहुत दफ़ा ऐसे परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। उन्होंने ब्रेक पे बहुत प्यारा रन बनाया, आगे गए, और जो उनकी टाइमिंग ऑफ द पास थी टू गोल स्कोरर ही चन ह्वांग, वो इंच पर पिक्चर परफेक्ट थी। अगर थोड़ा सा वो पहले देते तो डिफेंडर को टाइम मिल जाना था, जी और अगर थोड़ा सा वो लेट करते तो ऑफ साइड हो जाना था। उन्होंने पहले बहुत प्यारा रन बनाया और राइट उसकी मोमेंट का वेट किया कि जब वो पीछे से हॉन्ग ही चन ह्वांग वापस आया, और क्रेडिट जाता है ही चन ह्वांग को। 92 मिनट में पीछे अपने हाफ से लेके इतना लंबा, मेरा ख्याल है 70-80 यार्ड्स का रन बनाया, और रन को टाइम बहुत एक्सीलेंट किया, और पास बहुत एक्सीलेंट था, और राइट ऐसे कह लें कि उस मोमेंट पे, और बिल्कुल बहुत ऐसे ही। फिनिश बहुत प्यारा। मेरे ख्याल में तो अपने मुल्क का हीरो बन गया वो। बिल्कुल ऐसे, इसमें वो कोई कर शक भी नहीं। रहा था, वो अपने जो है ना वो दिखा भी रहा था कि मैं दिखा हीरो बन रहा गया हूं। बट क्रेडिट गोज टू द बहुत अच्छी ब्रेक थी, जिस तरह काउंटर अटैकिंग फुटबॉल होती है ना, इट वाज जी। 2 पीपल वर्सेस 3, बट उसके अंदर से भी उन्होंने गोल निकाला। बट मैं उस टाइम पे गोल देखने के बाद आई वाज थिंकिंग कि इस टाइम पे पोर्चुगल हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड आर देयर, उनको इतना आगे प्रेस करने की ज़रूरत क्या थी? बिकॉज उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो थे वो उनके आगे आगे खड़े, की बिल्कुल। तरफ खेल रहे थे, एंड विच आई फाउंड पिक्यूलियर कि भाई अभी तो यू नो यू कैन सिट बैक एंड हाँ, you can simply defend it. डिफेंसिव करें, पोस्चर हाँ। ले सकते हो। बट जब वो ब्रेक हुआ तो उस टाइम पे 3 प्लेयर्स थे पोर्चुगल के, और एक उनके साथ ह्यूमन सॉन्ग था जो तो दैट वाज और मेरा आई थिंक सो कि ये आपके लिए एक लर्निंग पर्सपेक्टिव के तौर पे भी हर मैच है। आप अपनी गलतियों से सीख भी सकते हो कि हमने थोड़ा सा लाइट लिया तो हमारी ओपोनेंट अगर समहाउ कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रांग नहीं भी है तो हमें किसी जगह पे भी टफ टाइम दे सकती है। मैंने तो महसूस किया कि जो टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं, हाँ। आखिरी मैच में उन्होंने उतनी जान नहीं मारी जितनी वो शायद मारते अगर वो उनकी भी क्वालिफिकेशन ना हुई थी। आप स्पेन को देखें, बिल्कुल जो ऐसे ही स्पेन है। वर्सेस जापान है, अभी उस पर हम तफसीली बात करेंगे, उन्होंने भी एंड पे उस हिसाब से जान नहीं मारी अगर उनकी भी लाइफ ऑनलाइन होती। मेरा ख्याल है पहले इसकी ग्रुप एच की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैचेस की बात करते हैं। अगर इसकी स्टैंडिंग देखें हम, एज वी सेड के पुर्तगाल इज इन द टॉप 6 पॉइंट के साथ, 2 मैच जीते 1 हारे। साउथ कोरिया 1 मैच जीते 1 हारे 1 ड्रॉ किया, 4 पॉइंट के साथ ये हैव क्वालिफाइड। जिस तरह आप लोगों ने बताया यूरुग्वे बड़ा अच्छा खेले, सेम पॉइंट्स है, बट गोल डिफरेंस की वजह से वो तीसरे नंबर पे रह सके। अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर सके। घाना प्लेड वेल इन बिट्स एंड पीसीस, बट आज बड़ा क्रूशल मैच था, आज हार गए। 2 हारने की वजह से वो उनके 3 पॉइंट हैं, दे हैवंट क्वालिफाइड एज वेल। तो बड़ा अच्छा ये ग्रुप था, मज़ेदार ग्रुप था। लास्ट मिनट तक जिस तरह आप लोगों ने बड़ा डिटेल बताया, अप्स एंड डाउन चलते रहे, और इवेंचुअली हमने देखा कि ये दोनों टीमें, आपको लगता है डिजर्विंग टीम दोनों आगे आई हैं? डिजर्विंग टीम में दोनों आई हैं। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 3 मैचेस इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो घाना ने बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेला, जी। उरुग्वे ने आज के दिन इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर आप साउथ कोरिया को देखें, उन्होंने तमाम मैचेस में अच्छा खेला। एक मैच जो था घाना के साथ, उसमें भी वो अनलकी रहे, वो 1 पॉइंट पर लीड कर रहे थे। जी तो अगर आप ओवरऑल, और जो क्रेडिट साउथ कोरिया को आप ये देखते हैं कि वो देना चाहिए कि वो आखिरी मिनट तक लड़ते रहे। ऐसे ही स्टॉपेज टाइम के अंदर जाके उन्होंने कह लें कि गोल किया। गोल और किया। और ये चीज़ हमने वैसे बाकी एशियन टीम के साथ भी ये चीज़ देखी है। हाँ। दे हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड व्हिच इज ग्रेट टू सी। ग्रेट टू सी। और ख़ास तौर पे इनकी जो एनर्जी लेवल है, ये बड़ी एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है कि एनर्जी लेवल अपना डाउन नहीं होने देते। थोड़ी सी और आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे। ग्रुप ई की बात करें, पहले कोस्टारिका वर्सेस जर्मनी की बात करते हैं। लगता यही था कि जर्मनी जीतेगी, स्ट्रॉन्ग साइड है उनकी निस्बत, और अच्छा खेले भी अच्छा। बट वही बात कि उनको जो पहला मैच जो जापान के अगेंस्ट वो हारे ना, मेरा ख्याल है वही उसी ने इनको पूरे वर्ल्ड कप का उधर ही खात्मा कर दिया, और जीतने के बावजूद भी वो नहीं क्वालिफाई कर सके। कैसे देखते हैं इस मैच आपका को? एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। जो पहला मैच हारे जापान के अगेंस्ट, वही इनके दिस हैड लेड टू द डाउनफॉल। दूसरा मैच भी उन्होंने स्पेन के खिलाफ अच्छा खेला, 1-1 ड्रॉ कर गए, और ये चीज़ है गोल डिफरेंस की। जी
स्पेन अगर क्वालिफाई कर गया है वो सिर्फ और सिर्फ गोल डिफरेंस की गोल वजह डिफरेंस से। उनका बहुत ही मैसिव किस्म का गोल डिफरेंस जो कोस्टा रिका के खिलाफ था जो मैच में। इस मैच में जर्मनी ने अच्छा खेला, हालांकि जो 2 गोल उन्हें पड़े वो उनकी कीपर की मिस्टेक थी। कीपर ने प्योर कीपर की ब्लंडर कहने चाहिए उसे। इस वर्ल्ड कप के अंदर नॉयर जो है ना, ही हैज परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली हॉरेंडसली। Below average कहना चाहिए। एवरेज Yes. खेला है उसने पिछले मैच में भी अच्छी कीपिंग नहीं की, उसने इस मैच में भी दोनों गोल्स उसकी अपनी Mistakes मिस्टेक्स से हुई। हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी और नॉयर। इस तरह नॉर्मली हम देखते भी नहीं है किसी अच्छे कीपर से इस तरह के ब्लंडर एक्सपेक्ट किए जाएं कि आप सीधी फील्डर की तरफ बॉल थ्रो कर रहे हो और ना पार है आपकी हिट के अंदर और आपकी डायरेक्शन भी, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। वो वियर्ड आपको एक इमेज लगा कि शायद ये प्रैक्टिस हो रही, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना प्रैक्टिस, कैच कोई करवा देता बुरी शॉट खेलता है, तो ये तो प्रैक्टिस करवाई गई, जिस तरह प्रैक्टिस करते तुम पकड़ लो अभी बॉल, मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। शहरियार की बात से मैं एग्री करता हूँ, नॉयर की परफॉर्मेंस बिलो पार थी। पहले गोल में भी वो क्लियर नहीं कर पाए, दूसरे गोल में भी वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने गोल पे रुकना है या आगे जाना है जी। और वो आगे आए और उनको बॉल ही नहीं नजर आई, उनको लग के इवेंचुअली उनको जो गोल हुआ। और उस टाइम पे जब कोस्टा रिका ने दूसरा गोल किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी उस ग्रुप की। कोस्टा रिका भी क्वालिफाई कर रहा था उस रिजल्ट के मुताबिक और जापान भी क्वालिफाई कर रहा था। और ये ऐसा इमेजिन ही नहीं हम कर सकते थे कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें स्पेन, जर्मनी, जापान और कोस्टा रिका हो, उसमें जापान और कोस्टा रिका क्वालिफाई करेंगे। और अगर कोस्टा रिका कुछ देर के लिए आप देखें कि कोस्टा रिका ने 71 मिनट में दूसरा गोल किया, जर्मनी ने 73rd 4th मिनट में इक्वलाइज कर लिया। अगर किसी तरह कोस्टा रिका अपनी लीड को 4-5 मिनट के लिए प्रोटेक्ट कर लेती तो जर्मनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि उनकी नर्व्स क्रीप इन होना शुरू हो जानी थी। जी ऐसा ही है, और स्टार्ट उन्होंने बड़ा अच्छा लिया, गोल करके और क्रेडिट जाता है हावर्ट्स को, उसने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी। ही केम ऑफ द बेंच, मुलर की जगह है और मुलर का रिप्लेस करना जो कि इनका जर्मन लेजेंड है, आके उन्होंने ही लुक ब्राइट, बहुत प्यारे उन्होंने फिनिशिंग की। पहला फिनिश भी उनका बड़ा जो फ्लिक ऑन पे बहुत अच्छा फिनिश किया और दूसरा फिनिश भी उन्होंने बहुत प्यारा क्रॉस पे किया। और एंड पे जब जर्मनी ने इक्वलाइज कर लिया और वो अहेड आ गया, उसके बाद कोस्टा रिका दे लुक क्लूलेस, उनमें इतनी वो नहीं रह गई थी जो कि ऑलरेडी एक एनर्जी वो लग गई थी 2-1 तक लेके जाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक चीज़ आपने बताइएगा, स्टैट्स भी हमें जिस तरह बता रहे हैं 69% है उनका, 31% पोजेशन है, शॉट 11 और 5 है, तो उसने डोमिनेंस तो शो की जर्मनी ने, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि शायद वो प्रीवियस मैच का प्रेशर ऐसे ही है। जर्मनी जो है वो उसने बड़ा अच्छा खेला है। मूसियाला की 3 शॉट्स हैं जो पोस्ट को हिट हुए। मूसियाला जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, उसको अब आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो आएगा। इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। इसके साथ साथ देखें, जर्मनी पहले मैच में हारने की वजह से और स्पेन का पहले मैच में 7-0 करने की वजह से आई थिंक एक ग्रुप जो है वो भी इस पॉइंट पे पहुंचा है। वरना अगर थोड़ा सा भी स्पेन 2-0 भी जीत जाती तो इस टाइम पे, और नॉयर ये 2 गोल्स, नॉयर की वजह से 2 गोल ना होते एंड एवरीथिंग एल्स वुड हैव बीन द सेम, तो जर्मनी क्वालिफाई कर जाता। मैं इसमें ये चीज़ देख रहा था कि हम पहले ग्रुप में राउंड 1 के एंड पे ना हम देखे थे अच्छा कौन सा जा सकता है कौन सा नहीं जा सकता, बट आई थिंक जिस तरीके की राउंड 2 राउंड 3 ने हमें कर्व बॉल्स दी है ना, ऐसा ही है। ये पहले मैचेस में, दूसरे मैचेस में प्रेडिक्ट ही नहीं हम कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी बात हम लास्ट मैच की भी कर लेते हैं, जापान वर्सेस स्पेन का हुआ। आप लोगों की भी यही राय थी कि जापान बहुत टफ टाइम देगा, आल्दो कि स्पेन वी ऑल नो वन ऑफ द बेस्ट साइड है, बट हमें लगा कि जापान ने भी साउथ कोरिया की तरह वही एनर्जी लेवल इंटैक्ट रखा। इसमें ख़ास तौर पे मैं ये जानना चाहूँगा सेकंड गोल के हवाले से। पहला गोल तो बहुत खूबसूरत उन्होंने किया, सेकंड गोल के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी आई और वो रिव्यू भी टाइप लिया गया। थर्ड अंपायर जिस तरह कहना चाहिए उसने भी देखा और दिखने में तो बड़ा क्लियर आ रहा था कि बॉल लाइन से क्रॉस कर गई और फिर वो बॉल को अंदर की तरफ थ्रो किया गया। वो कैसे देखते हैं उस गोल? ये इस पे साल डिबेट होती रहेगी। ये एक ऐसा मोमेंट था इन वर्ल्ड कप, इस पे कोई कंक्लूसिवनेस, कोई ऐसा इमेज हमने तो नहीं देखा जिससे हम कोई कंक्लूसिवली कह सकें। लेकिन अब एज पर पिक्चर इज कंसर्न्ड तो उसमें तो नजर आ रहा है कि बॉल लाइन क्रॉस कर गई। एंगल देखने का एंगल भी डिपेंड करता है। हाँ, आप किस एंगल से देख रहे हैं। तो असल में हमने देखना होता है वर्टिकली, अगर लाइन के ऊपर से बॉल अगर हम देखें तो वो आगे चलेगी है, या अगर थोड़ा सा हिस्सा भी बॉल का लाइन को टच कर रहा हो तो इसका मतलब है कि इन प्ले है। लेकिन दैट असाइड आप क्रेडिट दें उनकी डिटर्मिनेशन को, उनकी स्ट्रेंथ को, कि कैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कितना उसने ज़बरदस्त रन मारा और जाके आखिरी मिनट तक उसने अपनी टांग स्ट्रेच करके बॉल को इन प्ले लेके आया और जिसपे इवन जो फिनिश किया है वो बहुत प्यारा रन था, पीछे से आके उसने स्पेनिश डिफेंडर को
अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपसे सर एक पॉइंट आपसे लेना चाहूँगा, साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा। 83% पोजेशन के बाद भी अगर कोई टीम हार जाए, और शॉट एंड गोल भी देखे 12 है उनके 6 हैं, तो कैसे लगता है सिर्फ 17% पोजेशन रखने के साथ वो गेम जीत गए? इसमें पहले मैं आई थिंक वो जो गोल की बात की है उस पर थोड़ा सा कह दूं कि जो एंगल था ना वो राइट साइड से आ रहा था। हम अभी बॉल को देखें ना तो ये बॉल ऐसे है, ऐसे है, बिल्कुल नीचे ऐसे से ही। जो है वो थोड़ी होती है इधर से, इससे सबसे ज़्यादा विड्थ इसकी इधर है। जी। तो हम जिस एंगल से देखे थे हमें वो लाइन क्रॉस ज़रूर नज़र आई है, बट आई थिंक इन्होंने जज, क्योंकि इसमें होता है कि कोई भी बॉल का पार्ट है पार्ट, ना, हाँ। वो थोड़ा सा भी अगर लाइन के ऊपर है तो दैट मीन्स इट्स स्टिल इन प्ले। तो आई थिंक वो थोड़ा सा जो लाइन का पार्ट इनका ये ऊपर वाली विड्थ है ना वो थोड़ी सी होगी, बिकॉज इतना मेरा ख्याल है कि मुश्किल जिस काम तरह नहीं है अगर उसको हम जज करना। ऑफ साइड का देखते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम बना लिया, तो वो भी शायद किया जा सकता था। आई थिंक इसमें एक गोल लाइन टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारी पहले बात हुई थी इस वर्ल्ड कप में नहीं है, वरना हाँ, वो मेरे होती ख्याल तो है वो नहीं है, वो फौरन ज़रूर जाता आ जाती, बिल्कुल। ईपीएल में और बाकी कुछ प्रीमियर लीग्स के सॉरी ये जो डोमेस्टिक यूरोपियन लीग्स हैं इनके अंदर आ चुकी हुई है, वो सेंसर्स हैं जो उसी वक्त सेंसर डिटेक्ट बता कर देते देते हैं कि बिल्कुल वो ऐसे आगे ही। गई है पीछे गई है। इवन टेनिस में वो देखते हैं हम, अब तो टेनिस में काफ़ी इन्वॉल्व हो गया कि जब आपको लाइन का डिफरेंस आता है तो वो उसको रिव्यू करके चेक करते हैं, तो वो फौरन बता दिया जाता है ये कि वैसे मेरे लिए सरप्राइजिंग बात थी, बिकॉज हमने पहली दफ़ा देखा है कि ऑटोमेटेड ऑफ साइड हाँ, टेक्नोलॉजी आई आ है, चुकी है, सब कुछ आ बट चुकी है, गोल लाइन लाइन का नहीं है। टेक्नोलॉजी जो पहले से अवेलेबल है वो इस वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है हजार साहब ने जिस तरह कहा, ये सालों साल डिबेट चलेगी, और जो टीमें बाहर हुई हैं वो इसको इतने आराम से जाने नहीं देंगी। एक इनका जो मीडिया है और जो तमाम फोरम पे इस पे वो डिबेट होगी, बट नेवरदलेस वो आपको अब क्रेडिट हार देना चाहिए जापान के प्लेयर्स को। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि इवन जो पहला गोल था उसमें उन्होंने कैसी ज़बरदस्त प्रेसिंग की स्पेन जैसी टीम को, और स्पेन ने इस मैच में यही गलती की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दे प्ले टू मच फ्रॉम द बैक व्हेन दे, और जो कीपर ने उसको सिमोन ने क्लियरेंस की, उसने अपने लेफ्ट बैक को बहुत एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया। ये उससे हमें बड़ी मुशाबत देता है जो हमारे पिछले कुछ मैचेस हुए हैं। दो चीज़ें इसमें वाज़ेह होती हैं, और भी काफ़ी मैचेस में सब्स्टिट्यूट्स ने इस वर्ल्ड कप के अंदर आके काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, हाँ। काफ़ी ज़्यादा गोल किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैचेस टर्न अराउंड किए हैं। जी। जापान के जर्मनी वाले मैच के अंदर भी आई थिंक दे आर वेरी गुड जस्ट आफ्टर द सेकंड हाफ। जब जूं ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तभी उन्होंने जर्मनी के खिलाफ उसके 70th मिनट पे गोल किया था, लेकिन अभी भी जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिंग गेम कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ये री एनर्जाइज हुए होते हैं। ऐसे ही। और उसी 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने अपने दोनों गोल स्पेन के साथ किए हैं, विच वाज बहुत रियली गुड गोल। बहुत ज़बरदस्त है। अब थोड़ा सा इस ग्रुप को देखते हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह हमने कल किया कि सबसे मज़ेदार ग्रुप के लिहाज से और तगड़ी चारों टीमें थी। स्टैंडिंग देखे तो मेरा ख्याल है सरप्राइजिंगली जापान टॉप कर रहा है 6 पॉइंट के साथ, 2 मैच जीते और दोनों मैच बहुत बड़े जीते वो। तो स्पेन को हराना, जर्मनी को हराना, दैट वाज नेवर इजी टास्क। स्पेन जिस तरह हमने बात की, एक मैच जीते, एक हारे, एक टाई, उनका ड्रॉ रहा 4 पॉइंट्स के साथ अपने गोल एवरेज की वजह से, जो कोस्टारिका के अगेंस्ट उन्होंने ज़्यादा गोल किए वही उनको थ्रू कर गया। जर्मनी अनफॉर्चुनेटली एक उनके लिए अगेन दूसरी दफ़ा हो रहा है कि वो इस तरह क्वालिफाई नहीं कर सके 4 पॉइंट के साथ, और फिर इसी तरह कोस्टारिका 1 जीते और 2 हारे और लास्ट नंबर पे 3 पॉइंट के साथ है। तो ओवरऑल लगता है कि ये काफ़ी एक सेटबैक जर्मनी के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल रहा। ये क्रेडिट जाता है जापान को। आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि स्पेन और जर्मनी जैसे ग्रुप के वाले ग्रुप में ये टॉप करेंगे, वो भी स्पेन और जर्मनी दोनों को हरा के। हाँ, बिल्कुल दोनों ऐसे ही। आउट क्लास आउटस्टैंडिंग टीम्स हैं, टॉप रैंक टीम्स हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स हैं। तो जापान ये एशियन टीम्स को पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है, ये मैच निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फ्लुएंटली और डोमिनेट करते हैं, लेकिन इनको मैच निकालना आता है। वो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस है जो आई थिंक यूरोपियन टीम्स भी इनसे ये चीज़ नहीं, एक चीज़ आपने इनिशली कही थी, एक मोरक्को के लिहाज से और जापान के लिहाज से आपने बोला था कि ये दोनों टीमें मुझे लग रहा है कि अंडरडॉग है, ये आके कुछ ना कुछ करेंगी। तो ये उन्होंने परफॉर्म करके ये बताया दुनिया को कि ये वी आर हेयर फॉर द वर्ल्ड कप, हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए। ये बड़ी अच्छी एक साइन है किसी टीम के लिए कि वो अगर आके सिर्फ जस्ट मेयर फॉर द पार्टिसिपेशन, जिस तरह हमें कतर का नजर आया 4-5 टीमों का, और भी हमने देखा दे वर जस्ट प्लेइंग फॉर पार्टिसिपेशन। हम अभी वो ना हंगर मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम अभी मैच से पहले राउंड ऑफ 16 अब क्योंकि ना मैचेस फिक्सचर्स आपस में बन गए हैं, आई थिंक उस पर भी बात कर सकते हाँ, हैं। टाइम मिला ज़रूर उस पर करते हैं। लेकिन हम अब वो फिक्सचर्स जो बन गए थे हम उस पर भी बात कर रहे थे, तो हम एक एक करके मैच देख रहे थे कि कौन का किसका किसके साथ है, एंड देयर कोई भी किसी को हरा सकता है, कोई भी किसी को हरा सकता है। अभी मेरा ख्याल है छोटा ब्रेक लेते हैं जी, उससे वापस आके जो कल 3 मैच खेले जाएंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए, डोंट वेरी वे, वी आर कभी राइट बैक। Once again, welcome back in Sports On, and you are watching FIFA World Cup special transmission.
जी, ब्रेक से पहले हमने जो कल मैचेस हुए, आज मैच हुए, उन पे बात की। अब जो कल होने वाले हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले नीदरलैंड वर्सेस यूएसए की बात कर लेते हैं। नीदरलैंड जैसे हम जानते हैं 8वें नंबर पे रैंक करती है, वो 16 नंबर पे है। दोनों अच्छी फुटबॉल खेलते नज़र आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन देखते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन आपको नज़र आ रहा है? देखिए दोनों टीम्स जो हैं दे आर वेरी टाइट एट द बैक। अगर आप इनके आखिरी मैचेस देखें, नेदरलैंड्स ने अभी तक वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड किया है। जी इसी तरह यूएसए ने भी अभी तक वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड किया है। जी तो दे विल बी टाइट एट द बैक। नेदरलैंड्स वही जो उनकी नॉर्मल रूटीन फॉर्मेशन है 3-4-1-2। कीपर इनके नोपर्ट होंगे। बैक पे इनके टिम्बर, वैन डाइक और आके, ये इनके एक्सपेक्टेड हैं जो बैक पे आएंगे। जी उसके अलावा जो मिडफील्ड में डमफ्राइज, डिजोंग, डिरून, डेली ब्लेंड, ऐसे ये ही। 4 होंगे। उसके पीछे इसके आगे डेवी क्लासन जो कि बहुत अच्छे प्ले मेकर हैं, और फ्रंट पे मेम्फिस डिपे और कोडी गैक्पो इनके स्टार मैन है। अभी तक 3 मैचेस में 3 गोल कर चुके हैं। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेम्फिस डिपे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, लेकिन कोडी गैक्पो ने ज़्यादा अच्छा खेला अभी तक। यूएसए की बात करें तो यूएसए वही 4-3-3 जो रूटीन में खेलते हैं। कीपर इनके टर्नर होंगे। बैक पे डेस्ट, जिमरमैन, रीम, रॉबिन्सन। मिडफील्ड में मैकेनी, एडम्स और मूसा। बिल्कुल और ऐसे ही। अटैक पे वी, रेना और पुलिसिच। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीमें एक चेस मैच की तरह इस मैच को खेलेंगी, और जो एक आधी अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करेगा वो निकल जाएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेदरलैंड यूएसए को हरा देगा। वजह यही है कि दे आर टाइट एट द बैक, हाँ, और उनकी ये क्लिनिकल भी हैं व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ गोल। आप यार पॉइंट ऐड करना चाहिए। पहले तो मैं अब एक नए मरहले के अंदर हम घुस रहे हैं, उसका पहला मैच होना है, तो आई थिंक उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हम नॉकआउट स्टेजेस अब स्टार्ट हो गए। बिल्कुल, तो एक्साइटमेंट लेवल अब बहुत पीक पे जाएगा। पीक पे अब एवरी मैच इज अ डू और डाई मैच। जी, जिस जी, तरह जी, हम अभी ग्रुप राउंड 3 के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मैचेस वर डू और डाई मैचेस, तो अब ये सारे के सारे होंगे। नेदरलैंड्स ने ग्रुप ए को टॉप किया है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो उनके साथ एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, उनसे वो बिलो पार खेले हैं, बट दे स्टिल मैनेज टू क्वालिफाई टॉप ऑफ द ग्रुप। इसी के बरक्स बेल्जियम के साथ भी यही चीज़ें थी कि वो उन्होंने अच्छा नहीं खेला, उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला कि बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने जो अपने नेदरलैंड्स ने जो अपना पहला मैच है वो ड्रॉ जीता था सेनेगल से, दूसरा ड्रॉ किया था और तीसरा जीता था। और उनके बरक्स जो है वो यूएस ने, इन दोनों ने कोई भी मैच हारा नहीं है। ऐसे ही। अब यूएस जो है वो ग्रुप बी की सेकंड टीम है, जी। तो उन्होंने जो है वो पहले 2 ड्रॉ किए और उसके बाद तीसरा ईरान के साथ जो मस्ट विन मैच था वो उन्होंने जीता। बाकी जिस तरीके से ये आप एक दूसरे के साथ लाइनअप होंगे खेलने के लिए, तो मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी टाइट। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री। और खासतौर पे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा। जो ईरान को जीत के आए हैं, वो मैच बड़ा टाइट हुआ, बहुत टफ मैच जीते। शहरियार की बात को मैं ऐड ऑन करूंगा। नो डाउट नेदरलैंड्स हैव नॉट बीन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। इन बहुत आउटस्टैंडिंग ही खेले, लेकिन ग्रेट टीम्स की, जो अच्छी टीम्स हमेशा से जो वर्ल्ड कप जीती आई हैं, आप 2006 में देख लें इटली, जी, इनमें ये खसूसी होती है कि इवन व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट ऑफ फुटबॉल, तब भी ये मैचेस निकाल देते हैं। ऐसे ही। तो नेदरलैंड्स में हमें ये खूबी नज़र आ रही है। मैं इसमें यहाँ तक कहूँगा, अगर तो यूएस से आता है विद द सेम इंटेंट, विद द सेम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी जो या मेंटालिटी जो वो लेके आए थे इंग्लैंड की गेम के साथ, तो आई थिंक ये पेनल्टीज़ पे जाएगी मैच। अच्छा। और पेनल्टीज़ के ऊपर नेदरलैंड जीत देगा, क्योंकि नेदरलैंड के पास वो एक्सपीरियंस है कि वो जब एकदम हाई प्रेशर एनवायरनमेंट आएगी पेनल्टीज़ की, तो वो उस टाइम पे मैच को आगे लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं यूएसए, जिस तरह प्रीवियस परफॉर्मेंसेस अगर वर्ल्ड कप की आप देखें तो कहीं ना कहीं जाके वो चोक कर जाते हैं, बट इस दफ़ा थोड़ी सी वो परसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, जो उनको बेनिफिशियल हो रही है उनके लिए। इसमें मैं देखता हूँ कि जो नेदरलैंड्स है, ये जो अभी तक यूएसए के मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड के साथ हुआ है जी, ईरान के साथ हुआ है और वेल्स के साथ हुआ है, लेकिन जो नेदरलैंड्स की बैकलाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैन डाइक बहुत आउटस्टैंडिंग डिफेंडर हैं, लिवरपूल से खेलते हैं। टिम्बर भी बहुत अच्छे उनको सपोर्ट करते हैं, आईएक्स से हैं, आके हैं। तो बैकलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नहीं ख्याल वो इतना कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी देंगे यूएसए को गोल करने की। उसके अलावा फ्रैंकी डिजोंग हैं, बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं, बार्सिलोना से खेलते हैं नेदरलैंड्स के, वो मिडफील्ड में इनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दे। तो मेरे ख्याल में ये एडेड टाइम तक, एक्स्ट्रा टाइम तक नहीं जाएगा। गैक्पो या बहुत कोई नेदरलैंड डोमिनेट नहीं करेगा, एक आधा चांस निकालेगा जिसको डेवी क्लासन है, कोडी गैक्पो है, डिपे है, वो आपस में कोई ऐसा मूव बनाएंगे कि वो गोल निकाल देंगे। बिल्कुल सही। और अभी वैसे जो विन प्रोबेबिलिटी को देखें तो वो 50% नेदरलैंड की तरफ है,
28 ड्रॉ है और 22 यूएसए की तरफ है, तो अभी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली जिस रैंकिंग की बेस पे या प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पे वो नीदरलैंड की तरफ है। चलिए देखते हैं वो कल क्या होता है, फिर उस पर हम कल आफ्टर मैच पोस्ट मैच डिस्कशन करेंगे। 2 मैच अभी कुछ ही देर के बाद स्टार्ट होंगे। पहले कैमरून वर्सेस ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। रैंक वाइज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो 43 पे स्टैंड कर रहे हैं, ब्राज़ील इज़ ऑन द नंबर 1। क्या देख रहे हैं इस पोजीशन के लिहाज से? ग्रुप जी के मैचेस हैं, स्टैंड तो बड़ा लग रहा है कि ब्राज़ील टॉप कर जाएगा इस पर। मुझे भी यही लग रहा है। कैमरून जो है वो मोर और लेस इट्स अभी वो मतलब दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई अपसेट नहीं होता जी, तो आई थिंक ब्राज़ील विल सी इट थ्रू। ब्राज़ील माइट बी द ओनली टीम इन दिस होल वर्ल्ड कप जो 3 विन्स आउट ऑफ 3 हाँ, करती बिल्कुल है, ऐसे ही। क्योंकि उन्होंने अपनी मेन जो मुश्किल टीम्स हैं उनको हरा दिया हुआ है। एंड अफ्रीकन टीम्स के साथ ब्राज़ील जो है वो उसकी एक अच्छी हिस्ट्री रही है। जी, तो आई थिंक ब्राज़ील जो है वो इस मैच को लेके जा सकता है आगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसमें ना मुझे कोई छठी कह रही है कि इसमें अपसेट होगा। वजह वैसे उसकी अभी ये है तक आपकी सारी जो छठीज है वो काम कर रही है, इसकी वजह ये है, हम देखते हैं कि जो टीम्स पहले क्वालिफाई कर गई है ना, वो रिलैक्स हो जाती है फ्रांस का आप देख लें, हाँ, आप स्पेन को देख स्पेन को लें, देख आज लें, पोर्चुगल को देख लें, पोर्चुगल को देख उन्होंने आखिरी मैच में पूरी जान नहीं मारी है। ऐसे ही है। ब्राजील भी क्वालिफाई कर और गई मेन है, प्लेयर्स को भी थोड़ा रेस्ट मेन देते हैं। प्लेयर्स को रेस्ट देंगे, जबकि कैमरून दे स्टिल हैव एन आउटसाइड चांस। अगर वो ब्राजील को हरा देते हैं और स्विट्जरलैंड और सर्बिया के रिजल्ट उनके फेवर में आता है, अगर सर्बिया स्विट्जरलैंड को हरा दे या वो ड्रॉ हो जाए तो कैमरून के पास चांस है। और इसमें मुझे तो लग रहा है कि कोई अपसेट होगा। अच्छा, चले ये तो फिर अब देखते हैं। चले साथ दूसरे मैच की भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड अभी नंबर 2 पे आ रहा है अपने ग्रुप स्टैंडिंग के अंदर। देखें तो 1 जीते 1 वो हारे, 3 पॉइंट हैं। सर्बिया के पास भी इस तरह देखा जाए तो ऑलरो के उनके गोल ज़रा डिफरेंस ज़रा आ रहा है, बट उनके भी 1 पॉइंट है। तो आउटसाइड चांस की बात करें तो पॉसिबिलिटी तो उनके पास भी खड़ी है। मतलब अगर वो जीतते हैं और उधर से ब्राज़ील हराता है तो सर्बिया स्टिल अलाइव। दुरुस्त कह रहे हैं, सर्बिया जो है अगर स्विट्जरलैंड को हराता है तो उनके पास बड़ा अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का। स्विट्जरलैंड कोशिश करेगी कि वो अगर ड्रॉ भी कर ले स्विट्जरलैंड तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मोस्ट लाइकली गो थ्रू कर जाएंगे। जाए। हाँ, और ये भी मैच एक चेस की गेम की तरह होगा। ये दोनों ऐसी साइड्स हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलती, देर टाइट एट द बैक, और कोई एक आधा सेट पीस पे गोल निकाल लेते हैं या कोई काउंटर पे गोल निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली जो इसमें डिसाइसिव फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सर्बिया हैव टू अटैक, दिस विल लीव देम एक्सपोज्ड एट द बैक, और अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड काउंटर पे इनको कोई गोल एक आधा मार के हरा देगी। क्योंकि स्विट्जरलैंड, आई वुड एग्री विद इजहार राइट हियर कि स्विट्जरलैंड के पास अटैकिंग विंगर्स बड़े अच्छे हैं, शकीरी है, फिर आगे एम्बोलो भी बड़े अच्छी कर रहे हैं, तो दे कैन हिट देम ऑन द काउंटर एंड स्कोर अ गोल। बट ये भी टाइट मैच रैंक होगा। में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, 15 और 21 का है। और समहाउ मेरा ख्याल है फुटबॉल भी एक तरह की खेलते हैं, बट जिस तरह आपने कहा कि फिनिशिंग उनकी ज़रा ज़्यादा परफेक्शन के साथ होती है। ऐसी अब देखें ना, अब यहाँ पे क्लिनिकलिटी यहाँ पे नज़र आती है। सर्बिया ने आई थिंक एक चांस मिस किया जब वो कैमरून पे के खिलाफ अभी 3-3 जब ड्रॉ हुआ है, तो they were winning 3-1 at half time. बिल्कुल They ऐसे ही। could have like वो भी कुछ ज़्यादा एम्फोसिस करके या ट्राई करके उसको मैच को क्लियर आउट कर सकते थे, तो ये इस टाइम पे बड़ा डिफरेंट टेबल होता। बिल्कुल ठीक बात। तो आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, डू और डाई मैच है सर्बिया के लिए, एंड आई थिंक लेकिन स्विट्जरलैंड जीतेगा। कोई फॉर्मेशन में आपको लगता है, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन में आपको लग रहा हो कोई चेंजिंग हो सकती है, या जिस तरह नॉर्मल जो जाते हैं उसी पे ही जाएंगे? वही रूटीन। स्विट्जरलैंड कीपर इनके सॉमर है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, इनके अच्छे सेव हैं। बैक पे बल्कि लाइनअप्स अनाउंस हो गई होंगी। हाँ, होगी बिल्कुल। लाइनअप्स हमें चेक कर लेते हैं कि और क्या। तब तक हम ना बात कर लेते हैं। शैयार आप बताइए, जो अब हम जैसे नेक्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, सुपर 16 कहना चाहिए, नॉकआउट स्टेजेस, उसमें एक तो हमने देख लिया नीदरलैंड वर्सेस यूएसए, जो हो चुकी हैं उन हवाले से ज़रा प्लीज़ आप अपनी राय बताएं, जिन मुकाबलों के लिहाज से वो भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। सो अभी राउंड ऑफ 16 के अंदर सबसे पहले नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए है। जी बिल्कुल, अब ये 1A वर्सेस 2B का मैच अप हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इसके बाद संडे को 4 दिसंबर को जो हमारे पास 2 मैचेस होंगे नॉकआउट 16 के। जी एक जो पहले मैच होगा वो होगा अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी, दिस इज़ 1C वर्सेस 2D। 2D बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी एक काफ़ी अपसेट किया है, उसने क्वालिफाई किया है, विच इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगी। और ऑल्दो अर्जेंटीना ने अपना लास्ट मैच जो है वो अच्छा खेला था, सबसे बेहतर खेला था, बल्कि दोनों मैच लास्ट अपने अच्छे खेल के वो आगे आए। वो उस मैच को जो उन्होंने जो सेकंड मैच जो उन्होंने जीता है वो हमें तो ये लगता है कि वो इंडिविजुअल
Brilliance ब्रिलियंस के थी, ऊपर वो टीम वर्क नहीं था, हाँ। वो साउथ अमेरिकन फ्लेयर नहीं था उसके अंदर which they are known for। लेकिन अच्छा टाइट मैच होगा। बाकी फिर उसके बाद सेकंड मैच फ्रांस वर्सेस पोलैंड का है। ये है आपका 1D वर्सेस 2C। तो ये आपके A, B और उसके बाद फिर जो है आपका इंग्लैंड और सेनेगल का मैच है। जी। सेनेगल ने भी जो है वो बड़ा अच्छा खेला है, दिस द थर्ड अफ्रीकन बिल्कुल ऐसे टीम ही। टू क्वालिफाई। और फिर होगा आपका जापान और क्रोएशिया का। जापान जो है वो आपको पता ही है, जिस तरह वो परफॉर्म करके आए हैं, मेरा ख्याल है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 1F वर्सेस 2E। और उसके बाद ट्यूसडे को होगा जो ग्रुप जीतेगा ब्राज़ील का, सॉरी जो ग्रुप ए जी जो जीतेगा हाँ जी, टॉप सो करेगा। इट कुड बी जो अभी जिस तरीके से लाइंड अप है वो ये होगा कि ब्राज़ील वर्सेस साउथ कोरिया मोस्ट प्रोबेबली, जी। और फिर उसके बाद मोरक्को वर्सेस स्पेन। ये आई एम एक्साइटेड टू सी दिस मैच क्योंकि ये मोरक्को को आपने शुरू से बड़ा हाईलाइट भी किया हाँ, और हाँ, उसका सपोर्ट भी किया। बड़ा अच्छा भी खेल रहे अच्छा भी खेल रहे हैं, और ये बिल्कुल। दोनों आपस में पड़ोसी भी हैं और इनकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। क्या और बात। इस्लाम जो है वो यहाँ से मोरक्को वाली साइड से उठ के जो है वो स्पेन में गया था एक जी टाइम जी पे। जी तो जी जी। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ होनी है। और उसके बाद फिर जो लास्ट राउंड ऑफ 16 का मैच होगा वो होगा पोर्चुगल वर्सेस आइदर ऑफ द टीम्स दैट क्वालिफाई फ्रॉम ग्रुप जी, कुड बी सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून। और इस दफ़ा अच्छी चीज़ ये लग रही है कि काफ़ी ऐसी टीमें जो फेवरेट कैंडिडेट थी वर्ल्ड कप के लिए वो बाहर हुई हैं, और कुछ ऐसी टीमें जिनको शायद कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था कि वो आगे आएंगी, वो आगे आए। जैसे सेनेगल की बात करें, कैमरून की बात करें, मतलब 5-6 ऐसी टीमें हमें लाइनअप में नज़र आ रही हैं जो बताने आई हैं कि वी आर हेयर फॉर द वर्ल्ड कप और हमने कुछ करके जाना है इस दफ़ा। इसके हवाले से हम बड़ा अभी मैच से पहले मैं और शहरियार एनालिसिस कर रहे थे। एशिया की 5 टीमों ने क्वालिफाई किया था जी। वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें से 3 आगे चली गई हैं, बल्कि 6 ने किया था। कतर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और उसके अलावा ये जापान और साउथ कोरिया, इन जी। 6 ने क्वालिफाई किया था। इनमें से 3 आगे चली गई हैं, जापान चली गई है, साउथ कोरिया चली गई और ऑस्ट्रेलिया हालांकि एशिया बर अज़म का पार्ट नहीं है, लेकिन जो AFC है एशियन फेडरेशन उसका ये हिस्सा है। अफ्रीका से क्वालिफाई किया था घाना ने, सेनेगल ने, मोरक्को ने, टूनिसिया ने और कैमरून ने। उसमें से जो हमें लग रहा है अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, सेनेगल क्वालिफाई कर गई है और मोरक्को क्वालिफाई कर बिल्कुल गई है। ऐसे ही। कैमरून का भी चांस है, अभी देखते हैं क्या हाँ बनता है। शायद आज कुछ। अगर हम साउथ अमेरिका देखें, साउथ अमेरिका से क्वालिफाई किया था ब्राज़ील ने, अर्जेंटीना ने, उरुग्वे ने और एक्वाडोर ने। एक्वाडोर ने। इनमें से अर्जेंटीना और ब्राज़ील मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर गए, 2 टीमें वहाँ से। जी। अब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, कॉनकाकैफ, उसमें से वर्ल्ड कप में आए थे US आया था, कनाडा आया था, मेक्सिको आए थे। तो इन तीनों में से और कोस्टारिका भी आए थे। इनमें से जो अभी लग रहा है क्वालिफाई, USA ही सिर्फ अकेला है जो नेक्स्ट राउंड में जा रहा है। यूरोप से 7-8 टीमें लग हाँ, रही हैं बिल्कुल ऐसे ही। आधी टीमें यूरोप से होंगी राउंड ऑफ 16 में और आधी टीमें बाकी कॉन्टिनेंट से बड़ा होंगी। अच्छा ब्लेंड बन गया है सारे कॉन्टिनेंट का बड़ा अच्छा। अगर मजा तब आया अगर कोई नॉर्मली अभी तक वर्ल्ड कप अगर जीता गया, या तो साउथ अमेरिकन टीम ने जीता या यूरोपियन टीम ने। ऐसे ही। अगर मजा आए अगर इनमें से बाहर वर्ल्ड कप जाए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो बड़ा अनलाइकली है। आई वुड एग्री विद, और इसमें हमने 3 बड़ी अपसेट्स भी देखी हैं, साथ इसमें ऐड ऑन कर लें। हमने जी। पूरा हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब हमने देखा कि एंड पे 8-8 जो है वो आपका 8 यूरोपियन टीम्स एंड 8 बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही है। तो इट इज़ वेरी हार्टनिंग एक्चुअली टू सी दिस एज वेल। एशियन टीम्स को अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम एशियन टीम्स के साथ अपनी भी एक एसोसिएशन तो रहती है ना जी, बिल्कुल है। हाँ। इसके साथ हम अपना भी होप कर सकते हैं कि मे भी 30 साल बाद जो है वो पाकिस्तान भी कुछ कर ले। 30 हो सकते हैं या 300 हो सकते हैं। शायद हमारे बच्चे या हमारे पोते या पर पोते। 75 ईयर में हम 192 की रैंक पे आए हैं, तो मेरा ख्याल है 300 साल 200 या 300 साल तक तो जिस तरह स्पीड चल रही है हमारी, हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर ही जाएंगे। अच्छा, वैसे आगे तो हम आप लोगों के एनालिसिस लेते रहेंगे और आपकी बड़ी वैल्यूएबल किस्म के लाइनअप डिस्कस कर लें। लाइनअप भी करते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कौन सी 4 टीमें आप सेमीफाइनल में देखते हैं? ये थोड़ा सा छेड़खानी जरूरी है ना आप लोगों का। मैं लॉक करके अभी उस टाइम तो फिर इजी हो जाएगा ना, जब 8 रह जाएंगी। मैं क्या, चले जरा सुपर 16 से पहले भी जरा आपकी राय ली जाए। नहीं, फिर ये आप इसको नोट डाउन मैं करवा लूंगा वो, आप टेंशन ना लें। आप बताएं 4 टीमें। इस पे हमें एक दिन दे एनालिसिस कर लें। नहीं, एनालिसिस ना करें। देखिए, आपके पास एक यूनिक चीज है, आपको पहले हिसाब लगा के आते हैं जब आते हैं, तो इस पे ये सिक्स सेंस आप भी यूज कराएं ना। आइट्रेशंस है ना राउंड ऑफ 16 के हवाले से,
कि कौन सी टीम हराएगी तो उसके बाद किसका किससे मैच होगा, उस पे थोड़ा हमें वर्किंग करना पड़ेगा, फिर हम आपको ये ज़्यादा आपने कोई इन्होंने साप्ताह स्पेशल लगाते हैं नहीं, वो एक्चुअली ऐसा ही है कि हम कोई ऐसी 3 टीमें अभी टॉप ऑफ द हेड बता दें वो जो उन्होंने आने ही एक साइड पे, वो side पे पहले होना हो। ही देखिए round of 16 आप में जब quarter final में चले आपकी जाएं। प्रेडिक्शन ठीक होती है दूसरी मैं बताता ही नहीं, जब ठीक होती है तो मैं शो स्टार्ट करते साथ बताता हूँ कि आपने जो कहा था वैसे ही हुआ, तो अभी मैं आपके फेवर में जा रहा हूँ। असल में ये ऐसा है कि जो राउंड ऑफ 16 का एक पूरा इन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कौन सी टीम किससे खेलेगी, फिर ऐसे उसका ही। विनर किससे खेलेगा, उसका किससे, तो वो थोड़ी सी वर्किंग मेरे ख्याल में हमें होमवर्क कर लेने दें। चले मैं एक दिन देता हूँ शो में हम आपको मैं कल आपसे जरूर पूछता हूँ, मजा यही था कि आप आज बताते तो चले कल तक के लिए करते। चले चले ऐसे कर लेते हैं, एक एक टीम बता देते हैं। चले एक एक टीम बता दें, एक आप बताओ, एक मैं बता। चले एक मैं भी बता दूंगा। हाँ ठीक है, सही है, टीम तो सही है। यही होगी। हाँ ठीक है, मेरी ब्राजील जी। ठीक हो गया। देखिए मैंने सोचा ही नहीं कुछ। फ्रांस। फ्रांस जी। इंग्लैंड। इंग्लैंड से अब चौथी रह गई, चौथी हम मेरे ख्याल तीनों मिलके कोई निकाल के ले आते हैं। अच्छा चले इस पे हम कल मजीद डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। अब फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन बताइए प्लीज। पहले सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की डिस्कस कर कर लेते लेते हैं। हाँ हैं। जी सर्बिया वही 3-4-2-1-2 खेल रही है। जी। सैविच इनके गोलकीपर हैं, पावलोविच, वेकोविच, मिलैंकोविच इनके डिफेंस पे खेल रहे हैं। मिडफील्ड में कॉस्टिच, लूकिच, सैविच, जीकोविच खेल रहे हैं। टार्डिच फ्रंट मैन से पहले नंबर 9 खेल रहे हैं। विलाओविच और मिट्रोविच इनके फॉरवर्ड्स हैं। स्विट्जरलैंड 4-2-3-1 खेल रही है, यही इनका नॉर्मली होता है। नॉर्मली होता है। बैक पे विडमर, अकांजी, शायर और रॉड्रिगज हैं। शाका और फ्रोलर डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। अटैकिंग मिडफील्डर शकीरी, सो और वार्गास और अम्बोलो इनके अटैकर हैं। बिल्कुल ये स्विट्जरलैंड की फॉर्मेशन है। और ब्राज़ील और कैमरून के अंदर ब्राज़ील खेल रही है 1। जी बिल्कुल। इसमें एडिसन, मिलिटाओ, ब्रेमर, एल्वेज भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो खेलेंगे। एलेक्स टेलेस जो है वो लेफ्ट बैक हैं। उसके बाद फ्रेड और फेबिनियो बड़ा सॉलिड डिफेंसिव मिडफील्ड्स हैं दोनों, वो खेलेंगे। फिर मार्टिनेली, रॉड्रिगो और एंटनी यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें भी वही चीज़ हमें सामने आ रही चेंजेस बहुत किए हैं। चेंजेस बहुत आ रही हाँ, वो सही है। हैं। रफीनिया नहीं खेल रहा, ऑब्वियसली वो क्वालिफाई करने की वजह से मेन खेल रहा, विनिसियस विनीसियस जूनियर नहीं जैसे हमने बात की कि वो जो अपनी डग आउट है उनको ट्राई करते हैं। चले अब देखते हैं, होपफुली ज़बरदस्त मुकाबले, और कल फिर हम इन पे पोस्ट मैच डिस्कशन भी करेंगे। नाज़रीन आपने आज का शो देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।